हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो अभी तक हम लोगों ने आईसीएमआर 2000 आईसीएमआर के क्वेश्चन को पीआईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और 2022 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 120 क्वेश्चन तक बहुत ही डीप में डिस्कस किया है। तो यह नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 21 to 30 तक डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा पूछा गया है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट पूछा था नाइमेन-पिक डिजीज के बारे में। तो याद रखिएगा कि नाइमन पिक डिजीज जो है किससे रिलेटेड है। तो नाइमन नाइमन पिक पिक डिजीज जो है यह आपका लिपिड से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर है। आप कभी भी मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स की स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ते ही होंगे, क्योंकि लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर जो है नाइमेटिक डिजीज है। तो अ- अगर आपने थोड़ा भी स्टडी करा होगा डिजीज से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका आईसीएमआर में पेपर कितना सरल पूछा जाता है, कितना ही इजी पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन हमारे पूछ रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। तो अलग अलग एग्ज़ाम में यह जो है आपका पेपर, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का रिपीट होता है। तो इसलिए आप कभी भी कहीं भी कुछ भी स्टडी अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप 10 से 20 क्वेश्चन पर डे आप डील करो। वो पेपर कहीं का भी हो, कैसा भी हो, चाहे वो कहीं भी अगर आया हुआ है कभी भी, तो आप उससे जरूर डील करो। तो ये आपका लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर से रिलेटेड है नाइमेन-पिक डिजीज। और यह एक चीज और आपको याद रखना है यहीं पे कि यह ऑटोसोमल रिसेसिव लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। क्या है आपका ये ऑटोसोमल। ये मे भी मैंने किसी एक वीडियो में बता रखा है, मुझे याद नहीं है कि किसमें मैंने बताया, बट मैंने ये बता रखा है कि ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव पिक ऑटोसोमल रिसेसिव लाइसोसोमल स्टोरेज स्टोरेज डिसऑर्डर है। तो ये आपका क्या है? ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर है, नाइमेन-पिक डिजीज, जो कि जिसके अंदर जो है एक एंजाइम की कमी होती है, और वो एंजाइम लिपिड मेटाबॉलिज्म में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और वो जो एंजाइम है आपका, उसे बोलते हैं हम ASMD। ASMD एसिड स्फिंगोमाइलिनेज स्फिंगोमाइलिनेज डिफिशियंसी डिफिशियंसी जो कि ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम क्या करता है? ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोलिसिस कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस को, जिसमें आपका स्फिंगोमाइलिन स्फिंगोमाइलिन ASMD एंजाइम के द्वारा सीरामाइड प्लस फास्फो फास्फोकोलिन में डिवाइड हो जाता है। तो यह नाइमेन-पिक डिजीज का बारे में मैंने बताया कि ऑटोसोमल रिसेसिव लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। इसमें एसिड की डिफिशियंसी पाई जाती है। एसिड फास्फो मतलब एएसएमएड एसिड स्फिंगोमाइलिनेज की डिफिशियंसी पाई जाती है। और स्फिंगोमाइलिनेज के हाइड्रोलिसिस में यह एंजाइम काम आता है। और यह लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर से रिलेटेड है, क्योंकि लिपिड के
अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ द लिपिड जो है ब्रेन, स्प्लीन, लंग और टिश्यूज और बोन में हमारा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि द इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक यूज टू सेपरेट द लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। याद रखना कि इसमें से कौन सा, जैसे पहला जो है आपका टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें टू डायमेंशन की बात होती है, एक डायमेंशन में पीवाई वैल्यू के हिसाब से सेपरेट करते हैं और दूसरा हमारा मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। कैसे करते हैं, एक मॉलिक्यूल, एक जो है हम बात, एक हम उसका पीआई वैल्यू से और दूसरा मॉलिक्यूलर वेट से, और इसमें हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं। यहाँ पे जो हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके अंदर भी हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, और पॉली एक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। एक ही आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें हम डीएनए को भी सेपरेट करते हैं, दैट इज अ पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके हम लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को सेपरेट करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने पूछा था द प्रोसेस बाय विच द नॉर्मल सीरम इनहांस फैगोसाइटोसिस। मतलब फैगोसाइटोसिस को इनहांस करने के लिए नॉर्मल सीरम में एक कंपोनेंट होता है और इसको हम बोलते हैं C3b। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ये पार्ट है और यह जो है एज अ ऑप्सोनिन काम करता है, ऑप्सोनिन काम करता है। और ऑप्सोनिन जो होता है वो ऑप्सोनाइजेशन करता है। मतलब क्या करता है कि यह किसी भी मॉलिक्यूल के चारों तरफ जाके बाइंड कर जाता है, और जैसे ही ये बाइंड करता है वैसे ही फैगोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्सोनिन के द्वारा फैगोसाइटोसिस को इन्हांस करना ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्सोनाइजेशन। मतलब क्या है कि पहले अगर फैगोसाइटोसिस आराम आराम से हो रहा था, तो जैसे ही ऑप्सोनिन C3b बाइंड करता है वह फैगोसाइटोसिस तेज हो जाता है। फैगोसाइटोसिस के लिए ऑप्सोनिन के पास रिसेप्टर होता है और वो रिसेप्टर फैगोसाइटोसिस में भेज देता है मॉलिक्यूल को। तो किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को ऑप्सोनिन से कोट कर देना हमारा ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है कि क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन CD मॉलिक्यूल कहाँ पाया जाता है। सिंपल सा इसका आंसर है सरफेस ऑफ द सेल। सेल के सरफेस पे CD मॉलिक्यूल पाया जाता है। आपने ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, CD18, CD17, CD14L। तो ये सारे कहाँ होते हैं, ये सभी के सब कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सभी के सब सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल सेल पे पाए जाते हैं। जैसे B सेल, T सेल पे पाए जाते हैं। तो ये बी सेल, टी सेल के किस पे पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं, ना कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। इस क्वेश्चन को देखिए क्या हमारा लाइगेंड फॉर द TLR3 रिसेप्टर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ये कितने TLR है और उस TLR का सोर्स क्या है और उसका काम क्या है, ये सारे मैंने वहां पे बताए थे। तो लाइगेंड फॉर द TLR रिसेप्टर जो होती है, ये डबल स्टैंडर्ड, मतलब डबल स्टैंडर्ड RNA इज द करेक्ट आंसर है। TLR3 के लिए जो है हमारा डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। वहीं पे लाइपोपॉलीसेकेराइड के लिए जो है आपका, ये क्या है आपका, लाइपोपॉलीसेकेराइड के लिए TLR4 होता है। लाइपोपेप्टाइड के लिए TLR2 होता है और फ्लैजेलिन के लिए आपका TLR5 होता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर कि TLR3 के लिए क्या होता है लाइगेंड, डबल स्टैंडर्ड RNA। जाके उस वीडियो को देखो, वहां पे मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट दे रखा है जिसमें कितने तरह के TLR है, उसका लोकेलाइजेशन क्या है, और उसका लोकेलाइजेशन के अलावा मैंने ये भी बताया कि उसका लाइगेंड क्या है और लाइगेंड का सोर्स क्या है। तो जाओ वो देखो, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा तुम्हारा वो हेल्प करने वाला है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक चीज आपको बता दें कि इसमें थोड़ा आपको मैं पहले पढ़ा दूं, जिससे कि आपका एक दो कंसेप्ट जाके क्लियर हो। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इंटेस्टाइन की, मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूं
और इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ओके, यहाँ पे जाके टाइट जंक्शन मान लो होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे जो आपका ये इधर का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम एपिकल सरफेस बोलते हैं, एपिकल सरफेस बोलते हैं, या एपिकल कुछ भी कह सकते हो आप। वो इस तरह से होता है, ये आपका है एपिकल मेम्ब्रेन, जो कि इंटेस्टाइन के ल्यूमेन की तरफ होता है। और इसके जस्ट अपोजिट जो इधर का पार्ट है, इसे हम बोलते हैं बेसोलेटरल, बेसोलेटरल, ठीक है, मेम्ब्रेन। अब यहां पे ध्यान देना है, जो आपका एपिकल सरफेस है, एपिकल मेम्ब्रेन है, यहाँ पास एक मतलब एक यहाँ पास जो होता है ट्रांसपोर्टर होता है, जो कि आपका ग्लूकोज को अंदर ले जाता है एंटीरोसाइट में। बट इसके साथ जो ये अंदर ले जाता है, उसमें आपका सोडियम भी साथ में जाता है, Na+। मतलब सोडियम के साथ यह ग्लूकोज जो है सिम्पोर्टर की तरह काम आ रहा। क्या आ रहा है ये? सोडियम के साथ यह ग्लूकोज जो है वो सिम्पोर्टर की तरह काम आ रहा, और सिम्पोर्टर को ही हम को ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टर है, जहाँ पे ग्लूकोज को ल्यूमेन से एंटीरोसाइट में ले जा रहा, वो आपका ट्रांसपोर्टर कौन सा है? दैट ट्रांसपोर्टर इज कॉल्ड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं SGLT1, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT1। यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर से ग्लूकोज को एंटीरोसाइट में लिया जा रहा। ध्यान रखिएगा, जब भी आदमी को ग्लूकोज की कमी होती है तो यह भी बोला जाता है कि उसे इलेक्ट्रॉल पिलाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉल, सोडियम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम कर रहा है ग्लूकोज के ऑब्जर्प्शन में। अगर ग्लूकोज का ऑब्जर्प्शन कम है तो हम क्या करेंगे? सोडियम Na+ देंगे। Na+ देने से क्या होता है? Na+ देने से ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो एक्टिव होके सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी अंदर ले जाता है। बट अब यहाँ पे एक चीज और, ये हो गया बात कहाँ का? एपिकल सरफेस, एपिकल मेम्ब्रेन का। यहाँ पास बेसोलेटरल के पास एक और ट्रांसपोर्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं GLUT2, जो कि एंटीरोसाइट से, ये जो है आपका GLUT, GLUT2, ये एंटीरोसाइट से इंटेस्टिनल फ्लूइड की तरफ ले जाता है। और इसी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एक और यहाँ पे होता है, जो कि आपका सोडियम पोटेशियम ATPase कहलाता है, जिसमें यह सोडियम को बाहर की तरफ और इसके साथ पोटेशियम को अंदर की तरफ लेके आता है। और यह जो है आपका ATP से ADP प्लस PI बनाता है। तो इसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप या ATPase, सोडियम पोटेशियम ATPase यह है।
तो याद रखना कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है। बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT2 होता है और सोडियम पोटेशियम ATPase होता है। बट एपिकल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, SGLT1, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा है कि फॉलोइंग मैकेनिज्म अलाउ द कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टिनल ल्यूमेन इनटू द साइटोसोल ऑफ द एंटीरोसाइट। एंटीरोसाइट के साइटोसोल में इंटेस्टिनल ल्यूमेन, ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन की पार्ट हो रही इधर का। तो यहाँ से एंटीरोसाइट के साइटोसोल में ग्लूकोज को कंप्लीट ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT1 करता है, SGLT1 करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा मतलब दिमाग लगाने वाला है। इसको यहाँ पे देखिए, अगर हम IgM एंटीबॉडी की बात करें तो IgM एंटीबॉडी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, IgM एंटीबॉडी के एक एंटीजन यहाँ पे होगा, एंटीजन यहाँ पे होगा और दूसरा एंटीजन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द IgG इज 150 किलोडाल्टन एंड दैट इज दैट ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एक्सीड 300 किलोडाल्टन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीजन। एंटीजन की मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसकी जो है यह आपका 150 है और टोटल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद 300 चला गया। तो ये कैसे हुआ होगा, देखो एक तो आपका IgG आया और इसके साथ एक एंटीजन ये आया प्लस एक और एंटीजन बाइंड हुआ होगा, क्योंकि दो एंटीजन बाइंडिंग साइट है तो इसलिए दो एंटीजन बाइंड हुआ होगा और ये टोटल आपका 300 है। यहाँ पे IgG जो है वो 150 का है और एंटीजन दोनों आइडेंटिकल अगर मान ले तो हम दो एंटीजन की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 300। तो टू एंटीजन यहाँ पे प्लस 300 माइनस 150, तो टू एंटीजन जो है वो आपका 150, तो एक एंटीजन की बात हो रही है तो 75 किलो डाल्टन। तो यहाँ पे जो एंटीजन है वो कितना का है, 75 किलो डाल्टन का होगा, 75 किलो डाल्टन का होगा। बाकी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तब भी आप बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर टीचर ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहता तो 150 भी ऑप्शन आपको दे देता, आप 150 डायरेक्ट यहाँ से इसको निकाल के आप इसी को टिक लगा देते, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि IgG में दो एंटीजन एक साथ बाइंड करेगा, ना कि एक एंटीजन बाइंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी सरल है, हर जगह कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होती है उसमें कौन सा फोर्स यूज होता है। याद रखने कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के अंदर जो है आपका नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉन क्या होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में जो आपका एग्जांपल है वो है वॉन्डर वॉल फोर्स या इंटरेक्शन। वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। तो इसमें से कोई भी बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। बट कौन सा नहीं होगा, तो आपका इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे वही पूछा था कौन सा इंटरेक्शन नहीं होता है, तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड का इंटरेक्शन नहीं होता है, तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी इम्यूनोलॉजी से पूछा गया है कि कौन सी एंटीबॉडी प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन द सीरम कौन सी है। तो सीरम के अंदर प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी जो है वो आपका IgG होता है। IgG सबसे ज़्यादा पाया जाता है, टोटल 700 से 160 mg/dl। सबसे ज़्यादा आपका 700 से 1600 mg/dl IgG एंटीबॉडी पाया जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत एंटीबॉडी के बारे में भी स्टडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है हम
कौन सा कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। याद रखना 3 डायमेंशनल के लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं, एनएमआर भी करते हैं और क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी करते हैं, बट रामाचंद्रन प्लॉट जो है इसको नहीं कहते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट जो है आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर जो आपका रोटेशन है पाई और साई एंगल के लिए उसको रिप्रेजेंट करती है कि वो रोटेशन अलाउड है या नहीं। तो यह जो है आपका 3D स्ट्रक्चर के लिए नहीं होता है, बल्कि हमारा पाई और साई की वैल्यू पता लगाने के लिए होता है। पाई और साई के रिस्पेक्ट में वो रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, हिंडरेंस है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए होता है रामाचंद्रन प्लॉट, ना कि 3D स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए। So thank you for watching this video. Share this video with your friend, colleagues and senior and junior. And अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो पुराने हो तो थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय।